देखिए, ये देश जो है ना, इसमें चुनाव एक पर्व की तरह मनाया जाता है कि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन फीवर, इलेक्शन फर्वर, इलेक्शन एक धर्म, इलेक्शन एक संस्कृति, एक प्रथा, ये सब चीज़ें आप जानते हैं, त्योहार, तीज त्योहार, इस तरीके का वातावरण चुनाव के इर्द गिर्द रहता है। इलेक्शन इकोनॉमी के बारे में भी बहुत चर्चा होती है कि इलेक्शन आएगा तो उसके इर्द गिर्द एक अर्थव्यवस्था बनेगी, तो ये सारी बातें होती रहती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जब जब इतिहास में ये बात हुई है कि एक देश है, एक चुनाव होना चाहिए, हम लोग हर समय ये त्योहार मनाते रहते हैं, हर समय कुछ ना कुछ होता रहता है, एक चुनाव खत्म नहीं हुआ कि दूसरा। और इस सब की वजह से होता क्या है कि एक चुनाव अगर आया तो फिर एक आचार संहिता लगेगी, फिर आप कोई घोषणा नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि हर समय आप इलेक्शन मोड में रहेंगे तो काम कब करेंगे, तो इस वजह से एक साथ सब चुनाव हो जाएं कि आप काम में जुट जाएं। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी। ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसान है, आसान होता तो कई बार इसमें पहले भी चर्चा हो चुकी है। शो में आगे हम आपको बताएंगे कि कितनी बार प्रयास हुआ है और क्या क्या उसमें दिक्कतें आई। तो आपको ये बता दें कि सरकार जो है वो गुरुवार को संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की बात कर रही है। विशेष सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा, लेकिन इसका एजेंडा अभी नहीं बताया गया है। इसी बीच जब ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई तो ऐसा कयास लगाया जाने लगा, ऐसी बातचीत होने लगी कि कहीं यही तो नहीं लागू होने वाला है 5 दिन के सत्र में। लेकिन फिर बाद में अब ये पता चला है कि नहीं, एजेंडा अभी भी नहीं मालूम। वो दरअसल एक समिति बना दी गई है कि ये आप तय करें कि ये किस तरीके से लाया जाए, इसकी फीजिबिलिटी स्टडी कर लें। और वो भी इंचार्ज किसको बनाया गया है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, कि वो बैठ करके उनकी अध्यक्षता में ये तय हो कि ये ठीक है, सटीक है या नहीं, वो एक रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि सरकार एक देश एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ रही है और जितनी विपक्ष इसकी आलोचना कर रहा है, सरकार उसको दरकिनार कर रही है। जो लेटेस्ट बातचीत हुई है वो है प्रहलाद जोशी, जो कि सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने इस पर क्या बोला, आइए आपको सुनाते हैं। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है? अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा, कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है? लेकिन देखिए, विपक्ष को ये बात अटपटी लग रही है। उनका ये कहना है, यहां हम मुंबई में मिले, हमने एक अपनी मीटिंग की, मीटिंग ऑफ द माइंड्स हुआ, हम लोग 17 से 26 दल से 27 दल हुए और ये इससे घबरा कर, हड़बड़ा करके केंद्र सरकार ये शगुफा लेकर के आई। और उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए हैं, एक तो विशेष सत्र पर और वन नेशन वन इलेक्शन पर। क्या बोला विपक्ष ने, आइए आपको सुना दें। एक बात तो साफ है कि आज इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है तो सरकार की बौखलाहट बढ़ गई है, सरकार पैनिक मोड में चली गई है और ध्यान बटाने के लिए ये कुछ चीज़ें हो रही है। मेरा जहाँ तक के मानना है कि सरकार को जब भी चाहे चुनाव करवाने का अधिकार है। This is not a new issue. It is being discussed for several years. Ever since BJP came to power, BJP is an obsession. One nation, one culture, one nation, one religion, one nation, one language, one nation, one tax. Now one nation, one election, then one nation, one party, one nation, one leader. That is the obsession BJP is suffering from. चलिए, ये तो राजनीति की बात हो गई। अब राजनेता हैं, राजनीति करेंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो वाद विवाद, बयान, पंच, काउंटर पंच, ये सब हमने आपको सुना दिया। लेकिन आइए बात ये करते हैं ये जानने के लिए कि अगर फर्ज कीजिए कि अगर ऐसा कुछ लागू करना हो तो वो लागू होगा कैसे। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहली बात तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा, कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना होगा, कुछ विधानसभा का कार्यकाल समय से रहते खत्म करना होगा। इसके लिए सभी दलों की आम राय जरूरी है। अब आप ये सोचिए कि जहां पर चुनाव अभी अभी हुए हैं या कोई राज्य बीजेपी के शासित अगर राज्य होंगे, हो सकता है वो मान भी जाएं,
लेकिन अगर किसी और पार्टी का अगर की सरकार है राज्य में, तो वो क्यों मानेंगे भाई कि मेरे यहाँ 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना पहले चुनाव खत्म हो जाए या मैं अपनी विधानसभा भंग कर दूं। तो ये एक मुख्य मुद्दा होगा। हालांकि चुनाव आयोग ये कह चुका है कि इसके लिए वो तैयार हैं और पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव साथ नहीं हो सकते क्योंकि वो राज्य के विषय हैं। ये सब कुछ चुनौतियां हैं या कुछ बातें हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, एक सवाल ये भी उठता है कि अगले साल चुनाव है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि चुनाव क्लब कर दिए जाएं या चुनाव साथ करा दिए जाएं, या 6 महीने पहले या 6 महीने बाद जो चुनाव हो रहे हैं वो सब एक साथ हो जाएं? थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये किया जा सकता है, 6-6 महीने के लिए आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन उसको लेकर के भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। आपको ये बता दें कि इस पर तमाम बार बात हुई है। दरअसल 2014 के बाद मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बहुत बार चर्चा की है, और वो आप ये समझिए कि इसके पक्ष में भी रहे हैं। कई बार बहुत पब्लिकली भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर के बयान दिए हैं कि हम चाहते हैं ऐसा हो जाए। अच्छा, इसको लेकर के क्या क्या कवायद की गई आपको वो बता दें। संसदीय समिति ने 2016 में इस पर अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी। विधि आयोग ने 1999, 2015 और 2018 में 3 बार अपनी रिपोर्ट इस पर सौंप दी है। 2018 की जो ताज़ा रिपोर्ट है वो क्या कहती है आपको उसके बारे में बता दें। वो रिपोर्ट ये कहती है कि चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के प्रावधानों में संशोधन की बात है। ऐसा नहीं है कि यूं ही हो जाए, बहुत आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे। एक साथ चुनाव कराने से जनता का पैसा बचेगा, ये वो रिपोर्ट कहती है। लगातार चुनाव की प्रक्रिया से बाहर निकल सकेगा देश। विकास से जुड़ी गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान दे पाएगा देश। तो ये वो 2018 की जो रिपोर्ट है, जो कि इसी सरकार की रिपोर्ट है, जो उन्होंने समिति बनाई, वो ये कहती है। और अब एक और समिति का गठन किया गया है, तो 2 समिति हो जाएंगी। देखना होगा रामनाथ कोविंद अपनी रिपोर्ट में क्या कहते हैं, क्योंकि उसका टाइम फ्रेम अभी ठीक से मालूम नहीं है। अब जून 2019 में इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों की एक बैठक बुलाई थी। बैठक में सरकार की तरफ से कहा गया कि लगातार चुनाव आचार संहिता लगता है, काम रुक जाते हैं, पैसा भी काफी खर्च होता है। हालांकि कई दलों ने उस वक्त इसका विरोध किया था। इसके फायदे नुकसान को देखेंगे, लेकिन आपको और आगे इससे पहले की बात बताएं, ये भी बता दें कि पिछली बार जब इस पर कवायद हुई एक नेशनल लेवल की, तो हुई थी 2019 में। अब हो रही है 2023 में, चुनाव से एकदम पहले। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आपने ये कवायद और ये समिति और उसकी रिपोर्ट्स लास्ट आई 2018 में, तो 2019 में जब दोबारा सरकार बन गई, उसी समय से अगर इस पर चर्चा होती तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती थी। लेकिन अब चुनाव से एकदम पहले ये बात वापस सामने आना क्या इस तरफ इशारा कर रहा है कि चुनाव से पहले, जैसे कि विपक्ष कहता है, कि एक शिगुफा छोड़ा गया है, थोड़ा सा टेस्टिंग वाटर्स करने के लिए। इस पर आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय या अपना मत जरूर बना लीजिए। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन पर, जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, राय जो है वो बटी हुई है। इसके कई वजहें हैं और वो वजहें हम आपको अपने स्क्रीन पर अब दिखाएंगे। पहले इसके समर्थक जो फायदा गिनाते हैं, या जो आपने अभी एक समिति की जो रिपोर्ट थी उसमें भी देखा था, वो बताते हैं। तो फायदा गिनाने वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं एक साथ चुनाव से खर्च कम होगा, विकास कार्यों पर असर नहीं पड़ेगा, काले धन के इस्तेमाल पर लगाम लगेगी, जनता भी एक बार में तय करेगी उसे किसे चुनना है। और अब इसके विरोध में जो लोग हैं, आइए उनके बारे में भी आपको बताते हैं। जो विरोध कर रहे हैं वो क्या कहते हैं, जरा स्क्रीन पर आपको दिखाएं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं, तो आप एक साथ इसको कर देंगे तो वो ठीक नहीं होगा, नेशनलाइज हो जाएगा चुनाव। दूसरी बात, छोटे दलों को नुकसान हो सकता है क्योंकि उनके पास उतना तंत्र, बल, शक्ति और धन नहीं है कि वो इस तरीके से चुनाव लड़ पाए। केंद्र में बैठी सरकार को फायदा संभव है क्योंकि वो सारे चुनाव जो हैं वो अपने हिसाब से एक मुद्दे पर लड़ सकते हैं और एक माहौल उस तरीके से बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ये कुछ बातें बताई जा रही हैं। वहीं कुछ बड़े सवाल हैं, इसको लेकर राजनीतिक दलों को भी मतलब बताना चाहिए, और वो सामने सवाल वो आ रहे हैं। वो क्या हैं, आपको जरा स्क्रीन पे दिखाएं। बड़े सवाल, अगर कोई सरकार 5 साल से पहले गिर जाए तो फिर क्या होगा?
आप ये देखिए, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रयोग है वो किया गया, लेकिन फिर हुआ क्या कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर कहीं सरकार गिर गई या कहीं मुख्यमंत्री बदल गए और उसके बाद फिर वहाँ पर गैप हो गया। अब आप इंतज़ार तो कर नहीं सकते बहुत लंबे समय से, तो फिर अलग अलग चुनाव होने लगे। तब ये स्थिति आई कि अब हर जगह अलग अलग टेन्योर या अलग अलग चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में ये कितना प्रैक्टिकल है, कितना संभव है कि आप वापस एक ऐसी स्थिति में आ जाएं कि आप सारे चुनाव एक साथ करें और फिर धीरे धीरे वो वापस उसी ढर्रे पर चला जाए। दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो फिर क्या होगा। तीसरी बात, अगर बीच में ही कहीं चुनाव हुए तो उनका कार्यकाल क्या कम होगा। चौथी बात, क्या चुनाव आयोग के पास इतने संसाधन हैं जो वो एक साथ इतने सारे चुनाव करा दे। इसका एक तर्क और ये दिया जाता है कि फोर्स तो उतनी ही लगनी है, एक ही बार में अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जितना संसाधन लगना होगा वो एक ही बार में लगेगा, बजाय इसके कि बार बार लगेगा। लेकिन फिर इसका एक दूसरा तर्क भी होता है और वो तर्क यही है कि आप अगर एक साथ इतने सारे चुनाव करेंगे तो उतने रिसोर्सेज आप कहाँ से लाएंगे। ये सारी बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब इस सारे मुद्दे पर हमने बहुत सारे लोगों से बात की, राजनेताओं से बात की, जानकारों से बात की, उनका क्या मानना है और वो इसको किस तरीके से देखते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सर्वप्रथम तो ये जानना जरूरी है कि लक्ष्य क्या है जो आप देश सर्वप्रथम मानते हैं, फिर पार्टी और लास्ट इंडिविजुअल। तो इस सोच विचार के बारे में जरा गंभीरता के साथ देख लीजिए। आप देखिए कि जब इलेक्शंस थे जहां प्रदेश और केंद्र ने साथ में वोट किया, तब एक चीज स्पष्ट था कि लोग सोच समझ के अपना वक्त को भी संभाल रहे थे। नेतागण जो है सक्रिय रूप से ज्यादा काम कर सकते हैं, देश के टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो भी बच जाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो बार बार एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, प्रधानमंत्री स्वयं जितना कैंपेन करते हैं एक एक इलेक्शन में, इसमें आप फायदा नुकसान का न देखते हुए देश के बारे में सोचिए और वोटर के बारे में सोचिए, तो ये बहुत ही जरूरी है। बार बार ना भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि हम जो है लोगों के पैसा बचाना चाहते हैं। तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, अगर आप ये वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव एक साथ अगर लेते अभी है, तो अगर कर्नाटका में अभी ये चुनाव हुए, थोड़े महीने पहले चुनाव हुए, तो वो पैसा खर्चा हुआ, अब फिर से आप वहां चुनाव लेंगे तो क्या वो नुकसान नहीं होगा? लोगों का नुकसान नहीं, टैक्स पेयर मनी की बात करें तो वो नुकसान नहीं होगा। तो सवाल तो वो बात आती है। दूसरी बात ऐसी है कि अगर आप कहते हैं कि एक साथ अगर हम चुनाव लेंगे तो पैसा बच जाएगा, तो मुझे एक बताइए, मैं कोई गणित का तज्ञ नहीं हूं, लेकिन मेरी गणित तो थोड़ी अच्छी है। तो अगर 5 अलग समय पे अगर आप अलग 5 राज्यों का आप अगर चुनाव करते हैं तो खर्चा होगा, और एक साथ वही 5 राज्य का तो खर्चा भी उतना ही होने वाला है, कोई अलग तो होने वाला नहीं है। वन नेशन वन पोल के डेफिनेटली बेनिफिट्स हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट तो मेरे हिसाब से यही है कि प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर या पूरी पॉलिटिकल जो एस्टैब्लिशमेंट है वो फुल टाइम जो कैंपेनिंग मोड में रहती है उससे बचेंगे हम लोग, और ज्यादा वक्त जो है वो गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट पे फोकस कर पाएगी। दूसरी बात यह है कि जरूर ये हेडलाइन मैनेजमेंट की बात है। अगर एनडीए को ये लगा होगा कि 2 दिन 3 दिन तक सारी मीडिया जो है वो इंडिया गुट के मीटिंग के ऊपर कवरेज करेगी, तो क्यों ना एक ऐसा शगुफा जिसको कह रहे हैं छोड़ दिया जाए, ताकि जो डाइवर्ट हो जाए, थोड़ा कवरेज उनको भी मिलने लगे। देखिए आज हम लोग भी डिबेट कर रहे हैं। आज जो इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, मुझे लगता है ये एक ऐतिहासिक मीटिंग है। इतने सारे नेताओं ने, इतनी सारी पार्टियों ने देश को अपने आगे रख के एक साथ आने की ठानी है संविधान बचाने के लिए, डॉक्टर बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए। इस मीटिंग से बौखला के फटाफट एक वन नेशन वन पोल का अंडर स्टडीड आइडिया, जिस पे पूरी रिसर्च नहीं हुई है, पूरी डिस्कशन नहीं हुई है, उसको फटाफट एक जुमले की तरह बाहर डाल दिया गया, क्योंकि मोदी सरकार घबराई हुई है। ये जो ऑपोजिशन एकता देख के वो बहुत डर गए हैं। आजकल व्हाट्सएप और ट्विटर का ज़माना है। हमें भी पता चला कि संसद का एक विशेष सत्र आप बुला रहे हैं। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो भारत के संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्हें स्वयं नहीं पता होगा कि इस विशेष सत्र में कौन से ऐसे 5 बिल हैं जो सरकार लाने वाली है। तो क्या बिल आएगा वो तो हम नहीं जानते। फिर भी आप यदि ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है। हम उस देश में रहते हैं जहां ग्राम प्रधान से लेकर और सांसद बनने तक के कई चुनाव होते हैं।
आपका तर्क यदि ये है कि पैसे खर्च जो होते हैं उसे बचाने के लिए वन नेशन वन चुनाव होना चाहिए, तो ग्राम प्रधान से सांसद के बीच में कई स्थानीय निकाय चुनाव, एमएलए के चुनाव, सांसद के चुनाव, इतनी बड़ी प्रक्रिया को गुजरने के लिए 5 दिन के सेशन में बिल पास कर देंगे। तो चलिए, ये तो बात हो गई वन नेशन वन इलेक्शन की। आज ये मुद्दा जो है, जो विपक्ष की मीटिंग हुई थी उसमें भी इसके बारे में बात की और विपक्षी दलों का ये कहना था कि ये तो हमारी मीटिंग को देख करके ही ये हेडलाइन मैनेजमेंट हुआ है, इस तरीके की बातें। अब आते हैं विपक्ष के ही ऊपर, जो उनकी मीटिंग हुई उसमें उन्होंने क्या हासिल किया। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो अपने आप में ये हो गई कि ये तीसरा चैप्टर है। पहली बार पटना में मिले तो 17 लोग थे, 17 लोग से मेरा मतलब 17 दल। उसके बाद जब बेंगलुरु में मिले तो 26 हो गए और यहां ऐसा बताया जाता है कि 27 या 28 दल एकजुट हो गए अपनी विपक्षी एकता का प्रमाण देने के लिए। तो ये जो विपक्षी दल हैं ये एक साथ आए और इन्होंने ये बोला और एक रेजोल्यूशन निकाला कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। जो सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ पर इस मीटिंग की ये हुई कि वो घोषणा की गई है कि एक साथ चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि उसमें एक शर्तें लागू का सितारा भी था, वो आगे आपको बताएंगे। इस मंथन के बाद कुछ तस्वीरें सामने आई। एक साथ एक फ्रेम में विपक्ष के सभी दिग्गज, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, लालू यादव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल सहित तमाम चेहरे। यह भी पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने सारे चेहरे एक साथ एक मंच पर जुटे हों। फिलहाल तो साथ दिख रहे हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख सवाल है वो ये है कि 2024 तक क्या ये साथ बना रहेगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अजीत पवार साथ थे, लेकिन पाला बदल चुके हैं और महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। पहली बैठक के बाद केजरीवाल नाराज हो गए थे, लेकिन फिलहाल मान गए हैं और साथ में दिख रहे हैं। सीटों पर क्या रणनीति होगी, इसको लेकर के भी तमाम बातें हो रही हैं। हालांकि इस सब के बीच में विपक्षी दलों ने एक बात कह दी, हम साथ में चुनाव लड़ेंगे जहां तक मुमकिन हो। ये शर्तें लागू का सितारा लगा दिया है उन्होंने। और दूसरी बात यह है कि अपनी जो अंतरकला है या जो विरोधाभास है उसको बहुत हद तक ये दल कम से कम कैमरा पर तो दूर रखने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन से ये उम्मीद जताई जा सकती है कि वो भारतीय जनता पार्टी को एकजुट होकर के टक्कर देने में सक्षम हो सकते हैं या नहीं। और ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको अब हम लालू प्रसाद यादव का एक बयान सुनाएंगे। बहुत सारे नेताओं ने बहुत सारी अपना इंटरव्यू दिया, बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तो लगभग रैली में ही तब्दील हो गई थी, सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ी अहम बात की, क्या कही जरा सुनिए। हम सब एक हैं और एक होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। आपने लालू प्रसाद यादव की लास्ट की बात सुनी, उन्होंने क्या बोला लास्ट में। लालू प्रसाद यादव ने यह कहा कि अपना अगर नुकसान होगा तो भी हम इंडिया को आगे रखेंगे और जीतने का प्रयास करेंगे और जीतेंगे, अपना अगर नुकसान भी हो। यह बड़ी एक अहम बात वो कह गए। तो क्या ये एक गाइडिंग फिलॉसफी बनेगी इंडिया गठबंधन के लिए कि लोग अपनी जीत की संभावना तलाशने के बजाय ये देखें कि अगर यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीत रहा हूं, लेकिन अगर ये समझौता बन रहा है कि चलो अपना नुकसान कर लूं, और क्या इस तरीके से हर कोई सोचेगा, ये एक बड़ी अहम बात है। अगर ये निचोड़ निकलता है तो ये तो बड़ी पॉजिटिव बात हो सकती है इस गठबंधन के लिए। अब आपको यह बता दें कि यह गठबंधन क्या कर रहा है। इस गठबंधन ने 14 लोगों की एक समन्वय समिति बनाई, 13 लोगों का नाम सामने आ गया है। सीपीएम से नाम इसमें बाद में जुड़ेगा। इस समिति में कौन कौन है?
समन्वय समिति है, कोऑर्डिनेशन कमेटी। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस से, शरद पवार एनसीपी से, टीआर बालू हैं डीएमके से, हेमंत सोरेन जेएमएम से, संजय राउत शिवसेना उद्धव गुट, तेजस्वी यादव आरजेडी, अभिषेक बनर्जी टीएमसी, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी, जावेद अली खान समाजवादी पार्टी, लल्लन सिंह जेडीयू, डी राजा सीपीआई, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती पीडीपी और सीपीएम नाम बाद में जोड़ेगा, जैसे कि हमने आपको बताया। इसमें एक चीज जो नोट करने वाली है कि कांग्रेस से जो मुख्य रूप से फैसला लेते हैं, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनका नाम नहीं है, या आम आदमी पार्टी में जो बड़ा फैसला लेते हैं जैसे कि अरविंद केजरीवाल, उनका नाम इसमें नहीं है। इसमें नाम अखिलेश यादव का नहीं है जो मुख्य रूप से फैसला लेते हैं। तो सब लोगों ने अपना अपना नाम दिया है इसमें, या ममता बनर्जी नहीं है, अभिषेक बनर्जी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि शर्तें लागू के सितारे में आगे हो सकता है कठिनाई का सबब बने, लेकिन यह भी हो सकता है कि ऐसी कठिनाइयां ना हो। जैसे लालू यादव कह रहे थे कि अगर थोड़ा लॉस भी खाना होगा तो खा लें। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक और चीज पर निर्णय हुआ। इतना बड़ा जब आप गठबंधन करेंगे तो उसमें शोध की बड़ी जरूरत होगी, रिसर्च। तो एक रिसर्च विंग का एक वर्किंग ग्रुप भी बना है। उसमें कौन कौन लोग हैं आपको वो बता दें। और ये बड़े प्रबुद्ध लोग हैं जिनके बारे में अक्सर सुना जाता है राजनीतिक हलकों में। अमिताभ दुबे हैं कांग्रेस पार्टी के, सुबोध मेहता आरजेडी से, प्रियंका चतुर्वेदी हैं शिवसेना उद्धव गुट से, वंदना चौहान हैं एनसीपी से, केसी त्यागी हैं जदयू से, सुदित्व कुमार सोनू हैं जेएमएम से, जैस्मीन शाह हैं आम आदमी पार्टी से, आलोक रंजन समाजवादी पार्टी, इमरान नबी डार नेशनल कॉन्फ्रेंस और एडवोकेट आदित्य पीडीपी से। टीएमसी जो है वो अभी नाम अपना बाद में देगी। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये 3 प्रस्ताव पास हुए हैं इस गठबंधन में, और ये कुछ समन्वय समिति और वो सब जो हैं वो उनके नाम हमने आपको बताए। अब जो प्रस्ताव पास हुए हैं हम आपको उनके बारे में एक एक करके बताएं। तो प्रस्ताव नंबर 1 ये है कि 2024 का चुनाव साथ में लड़ेगी, वहीं सहयोग की भावना से सीट शेयरिंग की बात की गई है। ये दोनों काफी अहम है और इंडिया गठबंधन को मिलकर आगे चुनाव लड़ना है, ये एक प्रस्ताव पारित किया गया है। नेताओं ने क्या बोला ये जो मीटिंग हुई थी इसके बाद, आपको वो सुनाता हूं। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाए। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कोई पद के लिए नहीं आया। किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। अरे स्पेशल सेशन मणिपुर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया, कोविड के वक्त नहीं बुलाया, जब अब चाइना अपनी जमीन हड़प कर ले रही है, कब्जा कर ली है, उसके लिए नहीं बुलाया। लोग तंग और तबाह, इसमें ये हमारा नोटबंदी के वक्त परेशान थे, माइग्रेंट वर्कर परेशान, उस वक्त नहीं बुलाया। जब जब मुल्क अपने मुश्किल में रहता उस वक्त उन्होंने कभी नहीं बुलाया। अब क्यों बुलाया मुझे मालूम नहीं। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा।
इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बात दिए हैं। और बाकी कई लोगों को अब जिम्मेवारी दे दी गई है, सब तरह का काम करेंगे। ये लड़ाई दिन ब दिन तेज होती जाएगी। पूरी जनता जो गरीब है, एक डर है, मन में डर है, क्या होगा, अब सेशन होने जा रहा है, क्यों बुलाए हैं, क्या होगा, आधी रात कुछ एक घोषणा हो जाती है, आज से ये बंद, आज से ये चालू। तो ये जो डर है, सब लोगों को हम एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि डरिए मत, भय मुक्त भारत के लिए हम सारे लोग इकट्ठा आए हैं। अब मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं, ये जो राजनीतिक प्रस्ताव था, वो राजनीतिक प्रस्ताव जो है वो क्या कह रहा है इंडिया गठबंधन का। ये देखिए स्क्रीन पर, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 1 सितंबर 2023 को रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस पार्टीज टू जॉइंटली कंटेस्ट द फोर्थकमिंग इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा, साथ में हम चुनाव लड़ेंगे, ये तो हेडलाइन हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने लिखा कि वी हियर बाय रिजॉल्व, हम यहां प्रण लेते हैं कि हम चुनाव, आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे एक साथ, एज फार एज पॉसिबल, जहां तक मुमकिन हो। ये एक बात हुई। उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोग सीट शेयरिंग करेंगे और कोलैबोरेटिव स्पिरिट, मतलब साथ मिल करके करेंगे, और स्पिरिट होगी गिव एंड टेक, यानी कि थोड़ी सी लेन और देन की। लालू प्रसाद यादव का यह बयान कि अगर लॉस भी खाना होगा तो खाएंगे, और एज फार एज पॉसिबल, गिव एंड टेक, अब ये जो सब शब्द हैं ये बीजेपी ने पकड़ लिए। बीजेपी का यह कहना है कि इनका रेजोल्यूशन देख लीजिए, इसमें किस तरीके की भाषा है, तो यानी कि बाद में दिक्कत होना तय। क्या कहा बीजेपी ने, आइए सुना। कि पूरी कोशिश सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी जी को मन भर गाली पढ़ो, दैट्स ऑल। देयर ओनली रिकरेंट थीम इज abuse श्री नरेंद्र मोदी जी एज मच एज पॉसिबल। तो आज के उनके प्रेस में और आज के उनके टिप्पणियों में विकल्प की तलाश नहीं थी। कौन नरेंद्र मोदी जी को कितना शापित कर सकता है, इसकी प्रतिस्पर्धा थी। ये शुरुआत की, मतलब तो शुरुआत पटना में हो चुकी है, लेकिन पटना से लेकर यहां तक केवल अभी कमिटियां बनी है। आज लोगों आना था, लोगों नहीं आया। मैंने सुना लोगों को लेकर भी कई आपत्तियां थी कि किसी का छवि ज्यादा है, किसी का छवि छोटा है। लेकिन इतने आसान नहीं है। और सबसे बड़ा जो सवाल है, इंडिया अलायंस में मुख्य भूमिका है कांग्रेस की। कांग्रेस अपने आप क्या कर रही है बीजेपी से लड़ने के लिए, जो उस 200 सीट में जहां डायरेक्ट मुकाबला है, वही सबसे बड़ा सवाल है। सीट शेयरिंग इधर उधर गिव एंड टेक हो सकती है, लेकिन वो बड़ा सवाल, वो कैसे कांग्रेस अपने आप को तैयार कर रही है, कैसे संगठन की मजबूत कर रही है। हो सकता है ये जो 4 चुनाव, जो राज्य चुनाव है, महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इसके बाद एक प्रकार से नैरेटिव बन सकती है। लेकिन एक बात क्लियर है, कांग्रेस कमांड में है इस अलायंस में। कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती कंट्रोल, क्योंकि और ये बार बार जो प्रोजेक्शन हो रही है राहुल गांधी, आज ने देखा होगा सबसे लास्ट बोले राहुल गांधी। और दूसरी बात, लालू जी भी बोले हम राहुल जी के साथ है। इसका मतलब क्यों उनको एक सिंगल आउट करके क्यों बोले? इसका मतलब गठबंधन में ही आरजेडी जैसे पार्टी है, वो लालू जैसे नेता वो राहुल के पक्ष पे है, इसलिए तो वो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनावे। तो ऐसी कई चीजें हैं जिसको जो कहते हैं ना, डेविल इज इन द डिटेल्स। डिटेल्स में सब कुछ छुपा हुआ है, सब कुछ उसमें है। ऊपर से तो कमिटी बन गई है, अलग अलग कमिटी बन गई, अलग अलग दायित्व दिया गया है, लेकिन जब निटिग्रिटी की बात आएगी, कोई पार्टी कुछ देने को तैयार नहीं होगी, खोने को तैयार नहीं होगी। क्या, क्योंकि मैं सवाल कर रहा हूं, क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में छोड़ देगी सीट कांग्रेस के लिए, या पंजाब में छोड़ देगी? कभी नहीं। तो ऊपर से कहने को ठीक है, क्योंकि ये दिखाना नहीं चाहते कि हम अगर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं तो मोदी जी के साथ है। ये मैसेज भी नहीं देना चाहते आम आदमी पार्टी जैसे जो ग्रुप्स है इस संगठन में। चुनाव केवल अरिथमेटिक का नहीं है, गणित का नहीं है। चुनाव में केमिस्ट्री भी बनता है, क्योंकि जो भी विपक्ष दल बनेगा उसका चेहरा क्या रहेगा, वो केमिस्ट्री उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी पड़ेगा। क्योंकि ये बात जो हो रही है कि बीजेपी से 40% से ज्यादा वोट नहीं मिलता, अगर हम सब इकट्ठा आ जाएंगे तो बनेंगे, हम बीजेपी को हरा सकते हैं। ये बात राहुल गांधी जी भी आज बोले। ठीक है, गणित के रूप में वो ठीक है, लेकिन गणित उस दिन जब चुनाव हो रहा है उस दिन की क्या परिस्थिति है,
इनकी तरफ से चेहरा क्या है, कैंपेन में क्या क्या मुद्दे आए, उसको किस तरह बीजेपी की तरफ से कैसी उसको मुकाबला किया गया, कई बातें टेक्निकली पॉसिबल। लेकिन अगर चुनाव देखा जाए, चुनाव केवल गणित नहीं है, चुनाव में उसमें केमिस्ट्री भी बनती है, किस तरह की कैंडिडेट्स का भी कौन सेलेक्ट होता है, उस कैंडिडेट जिस पार्टी का सेलेक्ट होता है, बाकी अलायंस पार्टनर्स की पार्टी और रैंक एंड फाइल उसको सपोर्ट करते ही नहीं, ये भी देखना होगा। इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई मुंबई में, उसकी सबसे बड़ी बात एक तो एकता है और दूसरा आगे का रोड मैप है। वो यहाँ पर संयोजक कौन बने, अध्यक्ष कौन हो, चेहरा कौन हो, इस सारी फजूल की बहस में नहीं पड़े। उन्होंने कई वर्किंग ग्रुप बनाए हैं, मीडिया का, सोशल मीडिया का और कोऑर्डिनेशन का, और वहां के ऊपर भी तमाम राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व है। कोई भी अपनी ईगो को लेकर के नहीं, देखिए उसमें 4-5 मुख्यमंत्री शामिल थे, लेकिन उन मंत्रियों ने अपनी प्रतिष्ठा का ईगो का मुद्दा नहीं बनाया कि ममता बनर्जी के मैं बनूं या अरविंद केजरीवाल या नीतीश कुमार या हेमंत सोरेन। सबने जो है बड़ापन और बड़ा हृदय, और कांग्रेस ने भी बड़ा हृदय दिखाया। शरद पवार जैसा व्यक्ति जो देश में जिसका कोई नाम, जिसका कोई परिचय का कोई मोहताज नहीं है, उसने भी एक कोऑर्डिनेशन पैनल का सदस्य बनने कबूल कर लिया। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आगे आप देखिएगा कि गणेश चतुर्थी के बाद तीसरे हफ्ते में, सितंबर में, एक पैनापन आ जाएगा और सड़कों के ऊपर एक ज्वाइंट प्रदर्शन होंगे, और उससे जो है एनडीए कैंप में घबराहट हो जाएगी। मुझे ऐसा भी लगता है कि जो सदन का जो एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस की जो उपलब्धियां हैं और उसकी जो एक एकता के सामने जो एक चैलेंजर के रूप में खड़ा हुआ है, उसको कम करने का, उसकी काट करने के लिए कोई एक बड़ा कानून या कोई बड़ा एक जिसे मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, उसको लाने का प्रयास है। उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत सहज थी, कोई एक दूसरे की काट नहीं कर रहा था। जैसे अरविंद केजरीवाल पे लोगों की बड़ी नजर थी, क्योंकि पिछली बार अरविंद केजरीवाल को बहुत ज्यादा एक अच्छा अनुभव नहीं हुआ था। तो इन तमाम तथ्यों के नजर में मुझे लगता है कि ये बैठक बहुत ज्यादा सार्थक थी। जहां तक सीटों की बात है, तो उसपे प्रोफेशनल लोगों के, हम जानते हैं कि बहुत सारे आजकल राजनीति में प्रोफेशनल्स आ गए हैं जिनको हम पोल स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं, जिसमें एक नाम जैसे सुनील कानूगोलू का है, जो कर्नाटक में जिनको राज्य के मंत्री का भी दर्जा मिला हुआ है और वो कांग्रेस में विधिवत रूप से शामिल है। तो एक उन्होंने एक ऐसा खाका बनाया है, और भी दूसरे भी जो पोल सर्वे एजेंसीज के लोग उसमें शामिल है, और एक उन्होंने प्रोफेशनल एक एक्सरसाइज करी कि कहाँ पर कौन से राजनीतिक दल पहले नंबर या दूसरे नंबर पे आया था और उसकी वहां पर किस प्रकार से दावेदारी है। तो उससे स्थिति जो है स्टैटिस्टिकली जो था, तथ्यों के आधार पे, राजनीति के आधार पे तय हो गई। ये वो वाली बात नहीं है जो पहले जो आरजेडी और कांग्रेस का जो असेंबली चुनाव में हुआ था कि आरजेडी ने कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे दी और कांग्रेस का प्रदर्शन उसमें खराब रहा। तो यहाँ के ऊपर एक पूरी एक प्रोफेशनल एक्सरसाइज की गई है, एक शतरंज की बिसात के ऊपर, जैसे मोहरे, और मोहरे की अगली चाल क्या होगी, घोड़ा कैसे चलेगा, पैदल कैसे चलेगा, हाथी कैसे चलेगा, तमाम चीजें जो है सेट की हुई है। तो मुझे लगता है कि ये एक भाजपा और एनडीए के लिए ये चिंता बढ़ाने वाली एक्सरसाइज है। तो अगले कुछ महीने बहुत ही शानदार होने वाले हैं जो राजनीति ट्रैक करते हैं जो पत्रकार, उनके लिए, क्योंकि पक्ष से भी और विपक्ष से भी लगातार कुछ ना कुछ पता चलता रहेगा। तो ये अच्छी बात है, लगना चाहिए कि चुनाव आ रहा है, और लग भी रहा है। आइए अब बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर एक मर्डर हुआ। और मर्डर हुआ कहां? मर्डर हुआ यूनियन मिनिस्टर के लखनऊ के दुबग्गा के घर में। हम बात कर रहे हैं मंत्री कौशल किशोर के घर में हुए मर्डर की। जानकारी ये मिली है कि जिनका शव मिला है वहां पर संदिग्ध हालत में, वो था विनय श्रीवास्तव का। उनकी शिनाख्त हो चुकी है, कुछ तस्वीरें भी वहां से सामने आई। मौका वारदात से पुलिस को एक पिस्तौल मिली। बाद में ये पता चला कि ये जो पिस्तौल है, ये जो मंत्री हैं कौशल किशोर, इनके बेटे विकास किशोर के नाम पर रजिस्टर्ड है, वो घर में रखी हुई थी। और ये बताया जा रहा है कि ये घटना जो है ये इनके घर पर ही हुई। अब ताजा जानकारी ये मिल रही है पुलिस द्वारा कि 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और ये आपसी रंजिश का मामला था। उस समय कौशल किशोर के बेटे घर में नहीं थे, पिस्तौल घर में थी, और कहा सुनी को लेकर के ये मर्डर कर दिया गया। सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री कौशल किशोर के घर में कत्ल। मंत्री के एक घर में 30 साल के विनय श्रीवास्तव का शव सुबह 4 बजे मिला।
हालांकि मंत्री इस घर में नहीं रहते हैं। मौकाए वारदात से एक पिस्टल मिली जो केंद्रीय मंत्री के बेटे विकास किशोर के नाम से है। मृतक विकास किशोर का दोस्त था। मंत्री कौशल किशोर का दावा है कि वारदात के वक्त उनका बेटा घर पर मौजूद नहीं था। मृतक के भाई ने ये बात मानी है, लेकिन उसे किसी साजिश का शक है। ये समझी बूझी साजिश है और मेरे भाई को मारा गया है। मेरे भाई की हत्या की गई है। मेरे भाई की हत्या की गई है। बस मैं इतना ही कहूँगा। ये भी कह सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि वो पूरा पिस्टल भी उनको ले जाना चाहिए था। उनका पिस्टल भी घर पे था और उनको भी ये जैसे उसमें था कि जब दिल्ली जाते कहीं भी जाते थे तो उसको लेके जाते थे। कल वो क्यों नहीं उसको लेके गए और क्यों अपना पिस्टल भी नहीं लेके गए? सब कुछ ये सोची समझी साजिश है और मैं सब कुछ यही कहता हूँ, मेरे भाई को क्यों मारा? मेरे भाई को क्यों मारा? विकास का ही हथियार था वो पिस्टल, और चूंकि विकास दिल्ली गया था इसलिए पिस्टल जो है घर में ही रख करके गया था। और जब कहीं बाहर जाता था तो पिस्टल रख करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका लाइसेंस जो है केवल उत्तर प्रदेश का। कैसे हथियार मिला ये वो लड़के जो पुलिस ले गई है वो बता पाएंगे कि उनको हथियार उनके हाथ में कैसे आया। पुलिस ने FIR दर्ज की है। वारदात के वक्त घर में मौजूद 6 लोगों से पूछताछ की जा रही है। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया, अजय रावत को, अंकित वर्मा को और शमीम और बाबा से, और इनसे भी पूछताछ की गई पुलिस के द्वारा। तो जो पूरा घटनाक्रम था वो इस प्रकार से सामने आया है प्रारंभिक पूछताछ में, प्रारंभिक विवेचना के दौरान, कि इसमें टोटल 6 लोग थे उस समय रात को। इनके द्वारा शराब का सेवन किया गया और उस साथ में ही जुआ जो है वहाँ पे खेल रहे थे। लखनऊ से आलोक पांडे की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अब आपको खबर बताएं मणिपुर की, जहां इतने दिनों बाद भी, इतने महीनों बाद भी और फोर्सेस का वहां मौजूद हो जाने के बाद भी हिंसा है जो रुक ही नहीं रही। जो ताजा मामले सामने आए हैं पिछले कुछ दिनों में, यानी कि 3 दिनों में 8 लोगों की मौत हो गई है। और ये इलाका वही है बिष्णुपुर और चूरा चांदपुर जिले का, जहां पर 2 गुटों के बीच में ये लड़ाई का सिलसिला जारी है। और अब तो असम राइफल्स खुद कह रही है कि उन्होंने ऐसी स्थिति देखी ही नहीं। एक एम्बुलेंस चूड़ा चांदपुर जिला अस्पताल में 2 घायलों को लिए जा रही है। इन्हें गोली लगी है। करीब 1 पखवाड़े की शांति के बाद गुरुवार से बिष्णुपुर और चूड़ा चांदपुर जिलों की अशांत सरहदों पर फिर से गोलीबारी शुरू हो गई। सुरक्षा बलों के मुताबिक हालात ऐसे कभी नहीं रहे। The situation that we are facing in मणिपुर में जो हालात हैं हम झेल रहे हैं वो अभूतपूर्व हैं। हमने इस तरह के हालात कभी नहीं झेले। आज सबसे बड़ी चुनौती बड़ी संख्या में हथियार हैं जो दोनों समुदायों के पास हैं। I think the biggest challenge is the large number of weapons that are out in both the communities. कांगपोकपी जिले में लीमा खोंग के पास आगजनी की कोशिश नाकाम की गई। बुधवार शाम से चूड़ा चांदपुर पूरी तरह बंद है। कुकी जोमी जनजातीय समूह ने बंद का आह्वान किया है। हमने आज भी बंद करा दिया है क्योंकि सुबह से गोलीबारी हो रही है, तो अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हमने बंद आह्वान किया है। कल 4 कुकी लोग दिन में मारे गए। हम शांति बहाली के लिए अलग अलग उपाय कर रहे हैं। धार्मिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और महत्वपूर्ण लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बलों को लगता है कि हिंसा बढ़ सकती है। This is just one of those to keep the pot boiling. The new phase. ये टकराव मुद्दे को गर्म करने के लिए है, लेकिन मानसून के बाद नया दौर शुरू हो सकता है। बारिश खत्म होने के बाद सशस्त्र कार्रवाइयां आसान होंगी। Here it cannot be a classical campaigning season, but it definitely facilitates military operations when there is no more rain. फिलहाल ऐसा लगता है कि मणिपुर में शांति दूर है। मणिपुर से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और खबरों की खबर में बस इतना ही। नमस्कार।